नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। पश्चिम बंगाल में एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान आसनसोल के बाराबनी के जामग्राम के कपिस्टा के 175 नंबर बूथ में बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। बीजेपी प्रत्याशी को सुरक्षा बलों ने किसी प्रकार वहां से निकाला, जहां वाहनों पर पथराव किए जाने से बीजेपी प्रत्याशी के साथ चल रहा एक वाहन का शीशा भी टूट गया। इस घटना में एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया है। अग्निमित्रा पोल ने टीएमसी समर्थकों पर आरोप लगाया है। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पोल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, गाड़ी पर हमला किया गया, हमारे लोग घायल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस डर गई है, इसलिए ये सब कुछ कर रही है और प्रशासन मूकदर्शक बना है। मेरे सुरक्षाकर्मी पर भी हमला किया गया। वहीं बालीगंज विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो वहां पर भी मतदान बेहद धीमी गति से चल रहा है। बालीगंज विधानसभा सीट पर मंगलवार सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही छिटपुट घटनाओं का दौर भी शुरू हुआ। बालीगंज के जगबंधु हाई स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में खराबी होने के कारण मतदान शुरू होने में विलंब हुआ। वहीं अशोक हाल स्थित बूथ में बीजेपी के एजेंट को बैठने नहीं देने का तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया गया। বুথ নাম্বার এখানে এসেছি, এখানে কি বুথ নাম্বার में आए, इसी एक बूथ में आए हैं पापिस्टा ग्राम। इसमें आपिस्टा इसमें तृणमूल के लोग अटैक किया, हमारे सिक्योरिटी को मारे, हाथ काट के माथा में लगे, स्टोन पेल्टिंग करना शुरू कर दिए, बांस लेकर मारे, गाड़ी को ये कर दिया। हाँ, गाड़ी कांच भेंगे दिए थे। कारण हम जीतছি। आज ममता बनर्जी को बोलिए हम जीत रहे, अब जितना भी कोशिश करना है कर लीजिए, हम जीत रहे, मोदी जी जीत रहे। पुलिस नहीं है, पुलिस इधर खड़ा है। पुलिस ओसी बराबनी इधर खड़ा है, उधर नहीं गया है। हमको मारने का आया है। सिक्योरिटी था बोल के सिक्योरिटी को लगा है, हमको लगा नहीं है। बोलम तो ममता बनर्जी को बोल दीजिए आप जितना भी कोशिश करना है कर लीजिए। 3 जन को मारा, पत्थर और बांस से मारा है। आपको भी कहीं चोट पहुंची है क्या? नहीं, हमको नहीं लगा, हमारा सिक्योरिटी भाई लोग बचा दिया है। पुलिस को क्या आपने कंप्लेन किया इलेक्शन में? पुलिस तो कहाँ पुलिस है, पुलिस तो तृणमूल ममता बनर्जी का छोटी चटा पुलिस है, वो तो इधर खड़ा है, वो एक्शन का जगह में नहीं जाएगा। क्यों रोक रहा था? कौन थे ये लोग? कौन थे? टीएमसी का गुंडा लोग, टीएमसी का गुंडा लोग। सामने क्या कर रही है लोग? उन लोग को बदमाशी करना है, उन लोग को एक वायलेंस, यही तो उन लोग चाहते हैं कि वायलेंस क्रिएट हो और साधारण जो लोग है वो वोट देने ना जाए। चलिए, तो पश्चिम बंगाल में एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव इस समय हो रहे हैं। वोटिंग उसके लिए जारी है और इसी को लेकर छिटपुट घटनाएं भी लगातार जारी है। और इसी बीच अग्निमित्रा पोल जो बीजेपी की उम्मीदवार है, उन पर जो घटना है उनके साथ हुई है, उन पर हमले का आरोप लगाया गया और उन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी समर्थकों पर इसका आरोप लगाया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और संजय चक्रवर्ती जी प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से अग्निमित्रा पोल बीजेपी के उम्मीदवार है, उन पर हमला किया गया, उन्होंने आरोप लगाए, जिस तरीके से अभी सुना भी हमने, उनके सुरक्षा कर्मी जो थे उन पर भी हमला किया गया, वो भी काफी जख्मी हुए। परंपरा रही है चुनाव के दौरान, आपने पिछले आम चुनाव के दौरान जो वहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें देखा आपने, नगर निकाय के चुनाव में देखा आपने कि ये नगर निकाय से लेकर और विधानसभा के चुनाव हिंसा और ममता की हिंसा की अपना सरकार खड़ा करके चला रहे, उनका और पार्टी का जो जितना है उनकी पार्टी में सब लोग इस समय एक्टिव हो जाते हैं चुनाव में और आने वाले से लड़ते हुए वहां पर का सामना करते हैं। तो इसी तरीके से साम दाम दंड ये दंड देकर मार कर सकते हैं वहां से। ये कानून व्यवस्था के नाम पर वहां पर खुली गुंडाई हो रही है, पीट फूट मिली है।
जिनको मुझे नहीं कहना है, ये पूरा देश का है, मानवाधिकार के लोग हैं मुस्कान जी। और एक सबसे आश्चर्यजनक बात हुई कि इनके सांसद सौगत राय ने जो चुनाव हुआ, क्या कहते हैं उसका, नगर निगम के, उसमें हिंसा पर सवाल उठाए। टीएमसी के सांसद ने खुद सवाल उठाए हिंसा पर। तो ये इसमें कहीं ढका छुपा नहीं है कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस वहां पर गुंडागर्दी से सरकार बनाना चाहती है। आम लोकतंत्र से उसका भरोसा उठ गया है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, चक्रवर्ती साहब को आवाज नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके से शाहिद साहब आपके पास में एक बार फिर से आना चाहूंगी, आपने बताई तमाम बातें। पिछली बार विधानसभा चुनाव जब हुए पिछले साल, वहां पर भी हमें यही चीजें देखने को मिली। कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी के आरोप लगातार लगते रहे हैं टीएमसी पर। जैसे कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए उस समय में महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप लगाए गए और बीजेपी के जो कार्यकर्ता, उनके समर्थक सदस्य हैं, उन पर हमले के आरोप लगाए गए, उनकी हत्याओं के आरोप लगाए गए। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून व्यवस्था मुस्कान जी वहाँ एकदम खत्म है, समाप्त है। आपने अभी देखा कुछ दिन पहले कितने घरों को जला दिया गया। पूरा देश में इस समय जो है कानून व्यवस्था वहाँ का मुद्दा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करती है, कुछ कहती है, तो लोग कहते हैं कि भाई देखिए केंद्र में इनकी सत्ता है, ये लोग गलत कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय को ममता बनर्जी खुली रोकी दी है। जो राज्यपाल महोदय वहाँ कानून व्यवस्था का हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं। धनखड़ साहब वहाँ जब से गए हैं, ममता बनर्जी तुम क्या हकुला करती हैं। गुंडागर्दी का हालत है कि इसका डीजीपी धरने पर बैठता है। ये स्थिति राय रफ्त कैसे रहेगा? जब डीजीपी धरने पर बैठेगा तो आपको याद होगा मुस्कान जी कि डीजीपी धरने पर बैठता है तो वो बंगाल को सिर्फ तुष्टीकरण किए ममता बनर्जी ने अपनी सरकार बनवाने करने के लिए बंगाल का को करते जा रही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई वहाँ बंगाल नहीं है। कानून व्यवस्था की कोई भी चीज बंगाल में नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से लगातार आरोप बीजेपी द्वारा लगाए गए हैं, टीएमसी जो है, ममता बनर्जी जो है टीएमसी लीडर, वो तो विकल्प के तौर पर खुद को देख रही है, विपक्ष को एकजुट करते नजर आती हैं और बीजेपी के विकल्प के तौर पर, प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर वो देखती हैं खुद को। देखिए, दिन में सपने देखना कोई भी देख सकता है और सपना देखने की बात है, देखना चाहिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र की अच्छाई है। कोई भी अपने आप को प्रधानमंत्री कह लेगा, कोई अपने आप को मुख्यमंत्री कह लेगा, लेकिन जनता सकती है। जनता ने कितना वोट किया ये देखिए आप। कितने वोट पर माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। देश आज किन नीतियों के कारण साथ बना है। आज पूरे विश्व में दो में बटा हुआ है, सबकी नजर दड़ों में भारत के ऊपर है। भारत आज तक न्यूट्रल खड़ा है, किसी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी सभी लोग यहाँ पर नजरें लगाए हुए हैं। ये भारत हमारे साथ है, भारत हमारे साथ है। तो भारत की देश नीति मजबूत हुई है, भारत सामरिक रूप से मजबूत हुआ है, भारत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, भारत सांस्कृतिक रूप से मजबूत हुआ है। ये किसके नेतृत्व में हुआ है? ये हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो भारत को इस मजबूती को तोड़ना है तो ये संयुक्त विपक्ष को दिखाने का बात, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ममता बनर्जी बनेंगी, इधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं बनूंगा, इधर जो है 20 और नवीन पटनायक जी हैं वो हैं, उधर साउथ तो कम से कम 3 तो प्रधानमंत्री के दावेदार है। इसमें ममता बनर्जी जी को तो कहीं मतलब ही नहीं है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है वहाँ। और भारत की जनता ने इसको चुना है। अभी देखिए कितने दिनों तक वो चुन सकती है। एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री, वो भी है माननीय नरेंद्र मोदी। ठीक है, वापिस से अगर उपचुनावों पर आते हैं तो आसनसोल में मुकाबला किस तरीके से आप देख रहे हैं? शत्रुघ्न सिन्हा है अग्निमित्रा पोल के सामने, और शत्रुघ्न सिन्हा पहले बीजेपी के काफी अच्छे मित्र थे, लेकिन अब उनसे दुश्मनी लेकर टीएमसी में वो चले गए हैं। देखिए, राजनीतिक दुश्मनियां होती रहती हैं, राजनीति में लोग इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ के एक तो बाहरी कैंडिडेट हैं, वहाँ की जनता वैसे ही उन प्रकार देगी। और इस समय जो है वहाँ जो हमारी जाती हैं वो भारी बहुमत चुनाव जीत रही हैं। ये जो हुई है उनके साथ ये बताता है इस चीज को कि कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा जी चुनाव हार रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार रही है। तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार रही है, लेकिन ममता बनर्जी तो पूरे तरीके से आश्वस्त है अपनी जीत के लिए, उनको क्या कहेंगे आप?
देखिए आश्वस्त हर व्यक्ति रहता है। मैं कह रहा हूँ वहाँ की जनता डिसाइड करेगी। अभी आज चुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव का जब रिजल्ट आए सब लोग को वो करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि सतवंत सिन्हा जी बाहरी व्यक्ति हैं और वहाँ पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, ये ठीक है टीएमसी से लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आसनसोल जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबू सुप्रियो को जिताया था, आज वो हमारे साथ नहीं है, तो फिर उनकी जगह खाली जगह पर चुनाव हो रहा है, फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही वहाँ की जनता जिताने का काम करेगी और फिर देखिएगा कि एक सीट हमारी सदन में वहाँ फॉल के रूप में पड़े। ठीक है, फिर से बीजेपी को जिताने का काम जनता करेगी। वो तो खैर देखना होगा, अब जब चुनाव होंगे हो रहे हैं, आज मतदान जो हो रहा है, रिजल्ट के बाद तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो जो आसनसोल है जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र उसको कहा जाता है और जो शत्रुघ्न सिन्हा है काफी अच्छी वो हिंदी में पकड़ उनकी है, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो हिंदी भाषी होने की वजह से ही उनको उतारा गया था ममता बनर्जी ने। हाँ, हिंदी भाषी क्षेत्र है और झारखंड से लगा हुआ है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। काफी लोग उधर पूर्वांचल के, बिहार के लोग रहते हैं, वहाँ काफी संख्या बहुत है ऐसी। लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को आसनसोल के लोगों ने जिताया था वहाँ से और भारतीय जनता पार्टी का उसके बाद 2014 में 2019 में वहाँ के जनता को सम्मानित भी किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के एमपी को मंत्री बनाकर। लेकिन मंत्री अब डर से, प्यार से कैसे गए मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने दल छोड़ा। तो ये आसनसोल जनता के साथ किया उन्होंने, जो बीच में छोड़कर चले गए। आसनसोल की जनता अब ये बताएगी कि आप तृणमूल कांग्रेस जो है हमारा हार करके गई है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही हमारी केवल हार है और हम चुनाव जीता कर। चलिए ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं, अब मिल रही है आवाज जी, बताइए। अश्विनी शाही जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं संजय जी, और वो ये कह रहे हैं, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, टीएमसी को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में है ही नहीं और आज जिस तरीके की घटनाएं हुई उसको लेकर तो तमाम चीजें साफ है। पिछली बार भी चुनावों में यही हुआ था। पहली बात तो ये है कि ये कानून व्यवस्था पे उंगली उठाने वाले जो लोग हैं, इनसे ये पूछिए कि ये जहाँ पे इनकी सरकार नहीं होती, ये कानून की व्यवस्था पे ये उंगली उठाते रहते हैं। इनका काम यही है कि जहाँ पे भी कानून व्यवस्था जहाँ पे नहीं दिखेगा, इनका उंगली उठता रहेगा। ठीक है, अभी मैं सुन रहा था इनका डिबेट कि शत्रुघ्न सिन्हा को ये बाहरी व्यक्ति है, श्रीलंका से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, भूटान से आए, नेपाल से, बाहरी कहाँ से हो गए? प्रधानमंत्री जब बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो वो बाहरी व्यक्ति नहीं होते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आसानसोल से चुनाव लड़ रहे हैं तो बाहरी व्यक्ति हो गए। मतलब इनको अभी इतना ही नहीं पता, देश के इंसान कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, अभी तक इनको यही नहीं पता। लेकिन क्या है कि ऐसा बात यह मानसिकता ये बन चुकी है कि कोई इनके आगे टिके ना, कोई इनके आगे खड़ा ना हो, तो यही मानसिकता रह गई है और इसी मानसिकता के साथ ये लोग आगे लड़ रहे हैं। इनको मतलब ये हार नहीं, मैं इतना बता सकता हूँ, ये जमानत जब्त हो जाएगी आसनसोल में इनकी। हारने की बात छोड़ दीजिए, इतना हारने की बात छोड़ दीजिए, ये जमानत इनकी जब्त हो जाएगी। परेशान इनको इस बात को लेकर, और ये झड़प है और ये जितनी भी हुई है, ये सारे के सारे इनके द्वारा प्रोपेगेंडा किया जाना है ताकि ये बंगाल को बदनाम कर सके। अगर यही बात ठीक है, इतना ही कानून व्यवस्था में इनका सुधार करना था, तो यूपी के अंदर भी इन्होंने जो है अभी हाल ही में जो एमएलसी के इलेक्शन हुए तो उन्होंने एटा में आपने देखा होगा किस तरीके से पुलिस के सामने प्रत्याशी को मार करके लोगों ने, बीजेपी के गुंडों ने भगाया है, प्रत्याशी को मारा है बाकायदा। आपने जो है हरदोई में निर्विरोध जानबूझ से चुनाव लड़वाया गया क्योंकि प्रत्याशी ने घर में धमक पड़े थे। पिछले साल पंचायत इलेक्शन में किस तरीके से इन लोगों ने मारपीट की है ये दुनिया ने देखा है। लेकिन क्या है कि इनको बंगाल को किस तरीके से बदनाम करना है और सिंपल वे से ये सिर्फ और इसी चाल पे चलते रहते हैं। जी अश्विनी शाही जी, देखिए अभी कितना दोहरा मापदंड है, कितना नियम था जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। और दोहरा मापदंड इसको अगर कहेंगे तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। याद होगा अभी विधानसभा चुनाव हुए थे और माननीय गृह मंत्री जी वहाँ चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, तो ममता पर बैठे इन्हीं के नेता ने कहा था ये बाहरी कैसे आ रहे हैं, इसका प्रचार किया गया था। और आज शत्रुघ्न सिन्हा को हिंदुस्तानी बताकर ये उसको अपना पक्ष रख रहे हैं। कैसी मानसिकता है इन लोगों की, ये देख लीजिए।
बदनाम करने की बात कर रहे हैं। अभी इन लोगों ने कितने लोगों को जिंदा जलवा दिया, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। पिछली बार जब चुनाव में हिंसा हुई, मानवाधिकार आयोग के लोग गए, जस्टिस लोग वहां से जिस तरीके से भागे हैं, ये स्थिति है, वहां पर रिपोर्ट लगी है। तो ये हमको कुछ बदनाम नहीं करना है, ये तो खुद इनके लोग बता रहे हैं कि क्या हुआ। और सौगात राय का मैंने जब ये नहीं से जिक्र किया था, इनके सांसद है, हमारे सांसद नहीं है वो, उन्होंने कहा था कि हिंसा हो रही है, वो गलत है। अपने टीएमसी के सांसद हैं, उनको क्या जवाब देंगे ये लोग? कौन सा मुंह दिखाएंगे ये लोग जब इनकी पार्टी का सांसद ये कह रहा है कि हिंसा हो रही है, वो गलत है? हम कहाँ बदनाम कर रहे हैं भाई? आपकी पार्टी का सांसद कह रहा है, आपका दोहरा चरित्र हो रहा है बाहरी और अंदरूनी का, तो ये आप उस पर भी मंथन करिए और उस पर विचार कीजिए। ठीक है शाहिद साहब, लौटूंगे मैं एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, जहां पर उपचुनावों के दौरान हिंसा जो हुई है उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चक्रवर्ती साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। शाहिद साहब कह रहे हैं कि टीएमसी का दोहरा चरित्र है ये जो वहां पर देखने को मिल रहा है। आप ही के सांसद जो हैं वो आपकी पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं मुखर। नहीं, पार्टी के खिलाफ वो बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये हिंसा हुई है, ये तो दुनिया जानती है। हिंसा करवा कौन रहा है, पहली बात देखना ये पड़ेगा कि ये हिंसा करवा कौन रहा है। ऐसा क्यों होता है चक्रवर्ती साहब? देखिए, बहुत सी राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी जो है वो विपक्ष में है, लेकिन वहां पर हिंसा नहीं होती है। जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, हिंसा सारी यहीं पर पश्चिम बंगाल में ही होती है। कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है ना, सरकार आपकी है, तो कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बीजेपी का पश्चिम बंगाल जीतना इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल को इन लोगों ने इस तरीके से हाईलाइट कर रखा है पूरे देश के अंदर। हिंदू मुसलमान करने का सबसे नरम चारा अगर कोई प्रदेश है तो वो है पश्चिम बंगाल। तो इनको सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल को ये सोनार बांग्ला बनाएंगे, ये करेंगे। अभी ये ममता बनर्जी के बारे में बोल रहे थे कि उन्होंने कहा बाहरी लोगों को लेकर के आए, तो बाहरी लोग कौन थे? वो इलेक्शन के समय 800 एमएलए एमपी जो है वहां पे पन्ना प्रमुख बनकर के थे। 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जो वहां पे अन्य अन्य प्रदेशों से बुला करके भीड़ इकट्ठी की गई थी। बाहरी लोग उनको बताया गया था, ना कि किसी गृह मंत्री जी को, ना कि प्रधानमंत्री जी को बताया गया था। तो ये बाहरी लोगों की बात कर रहे थे। बाहरी लोग वो लोग थे जो भीड़ बना रहे थे, भीड़ इकट्ठा दिखाया जा रहा था। ये 5 लाख से ज्यादा लोग थे जो बंगाल में वहां पे 3 महीने तक रुके हुए थे, उनको बाहरी बताया गया था। और ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक फोकस ये है कि किसी तरीके से अगर ये बंगाल में अगर जीत जाते हैं तो पूर्वांचल की तरफ जो है इनका विकास हो पाएगा। लेकिन ये एक दिवा स्वप्न देख रहे हैं, ये होने वाला नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोले थे कि एकमात्र प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो इनको भी 2024 में आने दीजिए, पता चल जाएगा। 2013 में मोदी जी कहाँ थे कोई नहीं जानता था, उसी तरह का 2024 ये फ्यूचर की बात कर रहे तो फ्यूचर आने दीजिए। और अगर हिम्मत है आप लोगों के अंदर तो एक बार जो है ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से जो है इलेक्शन करवा करके देख लीजिए, जो पूरे वर्ल्ड में होता है, हमारे देश में नहीं होता है। मैं आपसे चैलेंज करके कह सकता हूं, अगर आपने बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा के दे दिया तो आप 50 सीट नहीं पाओगे पूरे देश के अंदर, ये गारंटी है। जिस तरीके से आप लोगों ने गरीबों की कमर तोड़ के रख दी है, जितनी बेरोजगारी बढ़ा के रखाई है, महंगाई बढ़ा के रख दी है, गरीब जिस तरीके से मर रहा है, परेशान हो रहा है, और सिर्फ आप कुछ नहीं करिए, आप एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी जमीन की हकीकत क्या है। जी ठीक है, चलिए अश्विनी जी। मुस्कान जी, देखिए अभी 2 बातें इन्होंने कहा कि बाहरी लोग थे, क्या वो बांग्लादेश से हम लोगों ने बुलाया था या अफगानिस्तान से बुलाया था? वो सभी कुछ हिंदुस्तानी थे। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी हिंदुस्तानी हैं, अमित शाह साहब हिंदुस्तानी हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, चक्रवर्ती दादा हिंदुस्तानी। वैसे वो 5 लाख लोग हों चाहे 50 लाख लोग हों, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे होंगे तो वो भी हिंदुस्तानी रहे होंगे, वो बाहरी नहीं है। उनको बाहरी कह रहे हैं, अपने खुद दोहरा उजागर है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अगर हिंसा नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसे डांट खिलाई, इनको जवाब क्यों मांगा सरकार? तीसरी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात कहा, अगर हिम्मत हो तो ईवीएम हटा कर देंगे। हमेशा ईवीएम का रोना कब तक रोएंगे आप? तो
देश और विश्व बहुत आगे बढ़ रहा है। ईवीएम हमारे देश में जो किस तरीके से चुनाव करा रही है, और आप लोगों ने एक युति बनाया है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लोग जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ आप रहे। आज चुनाव का रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश में, और ये ईवीएम से नहीं हुआ है, कान खोलकर सुनिए, वो ईवीएम से नहीं हुआ था, ये बैलेट से हुआ था। और 36 में 37 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। समाजवादी पार्टी जो आप सहयोगी पार्टी है उसको अड्डा मिला है, 80 निर्दलीय जीते हैं। हम लोग छोड़ के बैलेट नहीं हुआ है, वो ईवीएम से नहीं हुआ था, बैलेट से हुआ था। तो सब चीज की हिम्मत है, जनता हमारे साथ है, हिम्मत भी है कि हम बैलेट पर भी जीतेंगे, ईवीएम पर भी जीतेंगे। कमजोर आदमी रोना रोता है ईवीएम और बैलेट और इसका, जो कमजोर होता है। बंगाल में इन लोगों ने ईवीएम से चुनाव हुआ, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई भाई? अगर आपको हटाने की बात होती, ईवीएम हम हैक करने की बात होती, तो हम बंगाल में सरकार बनाकर दिखा देते और आप कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन लोकतंत्र है, हम लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। हम लोग 3 से 77 पहुंच के खुश थे और आप हिंसा करके खुश थे। जी चलिए चक्रवर्ती जी, शाही साहब कह रहे हैं कि अगर ईवीएम ही हमें हैक करनी होती तो हम पश्चिम बंगाल में कब की सरकार बना चुके होते। नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकते, हमारा कार्टर इतना मजबूत है, वहाँ पे 24 घंटे जो है ईवीएम की रखवाली है, वहाँ पे ये काम नहीं कर सकते हैं। और आपने इन्होंने जो ईवीएम का काम किया था, इन्होंने नंदीग्राम में करके दिखा दिया था, और बाकायदा जो है वहाँ का पीठासीन अधिकारी को धमकी भी हुई थी कि अगर जो है दोबारा री इलेक्शन के लिए आप घोषणा करते हैं तो उसको जान को खतरा था। बाकायदा ममता बनर्जी को उन्होंने SMS करके जवाब कहा था कि प्लीज आप जो है दोबारा वोटिंग के लिए ना कहें इसके लिए। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल एक अलग प्रदेश है, ये वहाँ पे नहीं घुस सकते। और रही बात, आप साउथ साइड पे चले जाएं, वहाँ पे भी ये घुस नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का कार्डर बेस होता है। जहाँ पे कार्डर बेस, जहाँ पे कार्यकर्ता होते हैं ना, वहाँ पे ये जीत नहीं सकते, वहाँ पे इनकी दाल नहीं गलने वाली होती है। तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन के बाद 24 घंटे कंटिन्यू वहाँ पे बाकायदा स्ट्रॉन्ग रूम की रखवाली होती है। फिर ईवीएम का हम लोग रखवाली करते हैं, इसीलिए बाहर से बाहर तो नहीं है नहीं। फिर ईवीएम का रोना क्यों रो रहे हैं? कमजोर है आप लोग, कमजोर और डरपोक है आप लोग। आप एक बार करवा के देख लीजिए, इलेक्शन करवा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आप कितने पानी में हैं, आप समझ में आ जाएगा। 24 में लोकसभा चुनाव बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इसी अगर आप तो इतना ही है, आप लोग बंगाल से, बंगाल दिल्ली के एमसीडी का चुनाव करवाइए, आप दिल्ली के एमसीडी का चुनाव नहीं करवा रहे। रोना रोते रहिए ईवीएम का आप लोग। जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव जीता है, ये दुनिया देखी हुई है। किस तरीके से चुनाव जीता है इस बार उत्तर प्रदेश का, ये सब जानते हैं। किस तरीके से आप लोगों ने कौन सा गेम खेला है, ये जनता जानती है, अच्छी तरीके से समझती है। और इसी पे जो है आप 2024 में मिलेगा। जांच करवाइए, कोर्ट में दीजिए, जाइए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके फैसले पर भरोसा रखिए, न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। अभी आप रोना रोएंगे कि सारी एजेंसियां हमारी हैं, चलिए एजेंसी पर मत जाइए, कोर्ट में जाइए, जांच कराएगी एजेंसी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अरे हारने के बाद क्यों दिल में लाते हैं इतना? आपका वजूद क्या है उत्तर प्रदेश में? आप 0.01% भी वोट पाए हैं उत्तर प्रदेश में। एक प्रत्याशी लगाया था आपने बुलंदशहर, जमानत जब्त हो गई। चक्रवर्ती जी याद रखिएगा, तो 1984 में आपका वजूद क्या था उसको भी याद रखिएगा, और हमारा वजूद उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में क्या बनेगा वो भी आप देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा घमंड मत रहिए, घमंड जो है रावण का ना टिका तो आप लोगों का क्या टिकेगा। अभी मैं कल ही में प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुन रहा था, मध्य प्रदेश में जाकर के कहा था 1984 में हम 2 सीटें जीते थे, अटल जी समेत जो है चुनाव हार गए थे, तो आप लोगों ने ईवीएम में नहीं रोया था, रोना नहीं रोया था। अरे अभी प्रधानमंत्री जी को इतना नॉलेज नहीं कि 1984 में ईवीएम था ही नहीं, और प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में ये चीज बाकायदा भाषण दे रहे हैं कि जो है 1984 में हम लोगों ईवीएम का रोना नहीं रोया था। अरे कम से कम प्रधानमंत्री जी को जैसे जिम्मेदार पद पे बैठे हुए इंसान को कम से कम इतना भी ज्ञान होना चाहिए कि 1984 में ईवीएम था ही नहीं। लेकिन क्या है, कुछ भी बोलेंगे आप लोग तो सब जीतते हैं। ऐसा बना रखा है देश को कि आज
गुंडागर्दी हो रही है हिंदू मुसलमान के नाम पे। गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में कितनी हो रही है वो आप बेहतर समझ पाएंगे सुनील चक्रवर्ती जी। पश्चिम बंगाल में क्या हाल है कानून व्यवस्था का? सिर्फ ये चुनावों की बात नहीं है, अभी कुछ समय पहले तो चुनाव नहीं थे, उस समय भी यही हालात थे पश्चिम बंगाल के। जरा वहाँ की कानून व्यवस्था को संभाल ले तो ज्यादा बेहतर होगा। जनता बार बार आपको मैंडेट देती है। मैडम, अभी आपने उत्तर प्रदेश में आपने खुद देखा होगा कि रामनवमी के दिन पे किस तरीके से महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी दी गई, किस तरीके से मस्जिदों में जो है भगवा झंडा लगा है। क्या हुआ मुस्कान जी? क्या चाहते हैं? इन लोगों ने क्या जो दिखाना मसला चाहते हैं? वहाँ पर क्या ठीक हुआ? है, चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतनी ही ज्यादा देता है, मुझे समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। समय इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उपचुनाव इस समय हो रहे हैं, 2 सीटों पर उपचुनाव है, एक लोकसभा और एक विधानसभा, और इन्हीं 2 सीटों पर जिस तरीके से लगातार झड़प की खबरें सामने आ रही है, हमलों की खबरें सामने आ रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।